चलो, तो लास्ट लेक्चर में तो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कवर किया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, है ना। तो देखो स्फेरिकल सरफेस कैसे हो सकती है, जैसे दो टाइप की सरफेस होंगी, कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्केव सरफेस। जैसे मान लिया ये हमारी एक बाउंड्री है, ये रहा, और ये जो है ये स्फेयर होगा इस तरीके से, यू मान लेते हैं स्फेरिकल बाउंड्री है ना। और ये मीडियम है, ये क्या है, मीडियम। एक ये मीडियम इधर है और एक ये मीडियम इधर होगा, है ना। ये है स्फेरिकल बाउंड्री, और ये जैसे मान लिया क्लास है, तो ये जो लाइन होगी ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये पोल होगा। इसे यदि हम मिला देंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बाउंड्री को जहां कट करती है वो पोल हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये होती है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है क्या बात, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और यदि मान लिया इस तरीके की बाउंड्री है, ये स्फेरिकल है और इधर की ओर मीडियम एक है ना, और इधर दूसरा मीडियम है, ये तो हो जाएगा इसका सेंटर और ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है क्या बात, ये भी हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगा पोल। तो इस प्रकार की सरफेस को हम कहते हैं कॉन्केव सरफेस। इधर मान लिया ये मीडियम 1 है ना, और इसके इधर की ओर बाहर एयर है या मीडियम 2 है, ऐसे करके मीडियम 1 मान लेते हैं इसे और इसे मान लेते हैं मीडियम 2। इसी तरीके से इधर भी क्या होगा, मीडियम 1 मान लेते हैं इधर और इधर मान लेते हैं मीडियम 2। तो हमें इसके द्वारा रिफ्रैक्शन पढ़ना है। क्लियर है क्या बात, ये हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो जैसे हमने प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ा था, उसी के जैसे आप इन स्फेरिकल सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या बात। तो सबसे पहले हम इसके लिए इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, है ना, इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है क्या बात, ठीक है। तो देखो पहले में जैसे मान लीजिए ये हमने कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले ली ऐसे करके, क्लियर है क्या बात। तो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर है ये पोल है। मान लिया इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये तो इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका नॉर्मल, है ना, जैसे ये है ये नॉर्मल हो जाएगा ऐसे करके। क्लियर है क्या बात। तो जब यहां पर लाइट आएगी ऐसे ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल के जो इंसिडेंट रे है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। ये इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो इंसिडेंट रे ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या चली गई, इधर तो मीडियम ही चेंज हो गया, इधर मीडियम चेंज होगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है क्या बात। और ये वाला जो एंगल होगा ये कहलाएगा आर, और ये हो जाता है मान लिया इमेज। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने रे डायग्राम बना दिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम है, रे डायग्राम फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। तो इधर का हम जो, ये तो हो गया नॉर्मल, ये जो मीडियम है
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ni मान लेते हैं, इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ni और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nr मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात? और ये मान लेते सारी डिस्टेंस जो है पोल से नापी जाएंगी और पैरा एक्सियल रेज होंगी, है ना, जो एक्सिस के पास है, तो इसे हम p डैश लिख लें ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो यदि मैं एंगल अल्फा लेता हूं, यदि मैं एंगल बीटा लेता हूं, यदि मैं एंगल गामा लेता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा गामा। क्लियर है क्या बात? तो ये p और p डैश जो होंगे वो लगभग एक दूसरे के पास होंगे। क्लियर है क्या बात? तो इसे हम मान लेते हैं m, मान लेते हैं m पॉइंट मान लेते हैं। तो ये बताओ जो tan अल्फा होगा इस ट्रायंगल में वो mp डैश अपॉन op डैश होगा, और op डैश को लगभग मैंने मान लिया ये p और p डैश क्या है, बिल्कुल पास पास है, तो क्या मैं इसे op लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। बात समझ में आई? तो p डैश को भी क्या लिख लिया? p लिख लिया, तो ये तो tan अल्फा होगा। अगर जो मैं इस ट्रायंगल में tan बीटा लिखूंगा तो tan बीटा परपेंडिकुलर यानी कि mp डैश अपॉन i p डैश हो जाएगा। p डैश इज नथिंग बट p, इट कैन बी रिटन एज mp अपॉन ip। क्लियर है क्या बात? इसी प्रकार से tan गामा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन cp डैश, और p और p डैश क्या है, वो लगभग एक से ही है, बिल्कुल पास में है, तो इसे मैं mp अपॉन cp लिख सकता हूं। क्लियर है क्या बात? What is I? I is the angle of incidence. Angle of incidence. What is R? Is the angle of refraction. ठीक है बेटा? अच्छा, तो अब ये देखो, यदि मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा अल्फा प्लस गामा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OMC, OMC, एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये बात समझ में आती है नहीं? एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है क्या बात? और इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल कौन सा? MCI, इन ट्रायंगल MCI। हाँ भाई, गामा इज इक्वल टू कितना लिखूंगा? गामा, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। बात समझ में आती है नहीं? यहां से क्या आएगा, हमारे पास I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ गया, और यहां से आएगा R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। क्लियर है क्या बात? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक तो ये हो गया, तो इसे मैं साफ कर देता हूं अभी। अब मैं क्या लगाऊंगा? एट m स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। एट m अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ लगा करके क्या आएगा? ni इंटू साइन i इसको nr इंटू साइन r। क्लियर है क्या बात? लेकिन i r स्मॉल होते हैं। इफ थीटा इज स्मॉल, तो क्या कंडीशन होती है? tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर थीटा। तो यहां पे क्या लिख लूंगा मैं? ni इंटू
tan i इज इक्वल टू nr इंटू tan r। tan i की जगह sin थीटा बराबर थीटा ऐसे करके लिख लेंगे हम। क्लियर है क्या बात? तो ni देखो जो एंगल है और जो tan i होगा बता देना जरा। tan i, एक मिनट रुको, tan i जो होगा, सुनो एक मिनट, tan अल्फा tan i और थीटा के इक्वली होगा। जैसे ये अल्फा है ना, तो इसे अल्फा लिख लेंगे, इसे बीटा लिख लेंगे, इसे गामा लिख लेंगे। बहुत छोटा एंगल है ये। क्लियर है क्या बात? तो एक काम करते हैं इसे, क्योंकि ये बहुत छोटे एंगल है, तो tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा, tan गामा को गामा लिख लेंगे, और sin i को क्या लिख लेंगे भाई? i n r। sin r को क्या लिख लेंगे? r। अब i की जो वैल्यू है वो क्या है? अल्फा प्लस गामा और nr, और जो r की वैल्यू है वो लिख लिया मैंने गामा माइनस बीटा। ये बताओ मेरे को। ठीक है ना बात? तो ये है। अब देखो यहां पे ni अल्फा की जगह क्या लिखूंगा मैं? mp अपॉन op प्लस गामा की जगह क्या लिखूंगा? mp अपॉन cp nr। गामा की जगह mp अपॉन cp माइनस बीटा की जगह mp अपॉन ip। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें से mp mp कट जाएगा, तो जब mp कटेगा तो बचेगा op, cp, nr, cp, ip। आगे बात समझ में? अब ये जो op है, op is the distance of the object from the pole। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर जो लाइट इधर जा रही है और ये डिस्टेंस है, तो u की टर्म में op को लिखेंगे हम माइनस u। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, जो PC है, अरे CP है ना, CP होगा प्लस R, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है। ये डिस्टेंस कितनी है? R। ये डिस्टेंस कितनी है? U। और ये जो डिस्टेंस होगी इमेज की, ये कितनी होगी? V। बात समझ में आई? तो इसे लिखेंगे हम प्लस R, और इमेज भी उधर की साइड ही बन रही है, तो IP की जो वैल्यू लेंगे वो प्लस v लेंगे। तो यहां पे हम साइन के हिसाब से डिस्टेंसेस को हम पुट कर देंगे। कॉपी करो यहां पे। तो 1 अपॉन OP तो माइनस u आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन CP प्लस R आ जाएगा, NR 1 अपॉन CP प्लस R आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन V आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस NI अपॉन R इक्वल टू NR अपॉन R माइनस NR अपॉन V। क्लियर है क्या बात? थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा NR अपॉन V माइनस NI अपॉन U, NR अपॉन R
माइनस एन आई अपॉन। क्लियर है क्या बात? तो देखो ये बन गया हमारा इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बन गया? एन आर अपॉन वी माइनस एन आई अपॉन यू इज इक्वल टू एन आर माइनस एन आई अपॉन आर। ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है बात? तो ये है, तो इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस में फॉर्मूले में अपने को u और v r रखना है। तो जैसे मिरर के लिए था 1/v + 1/u = 1/f, ऐसे था ना। ये भी इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला था, ये भी इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। लेकिन ये हमने कॉन्वेक्स के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है? कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। ये इक्वली वैलिड है कॉनकेव के लिए भी। अब उसके लिए हम अलग डेरिवेशन नहीं करेंगे, है ना। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए एक ही होता है। क्लियर है क्या बात? तो इसे याद रखना, इसमें सवाल आते हैं बहुत अच्छे, एडवांस में भी, मेंस में भी आते हैं, है ना। ये तो हो गया इमेज डिस्टेंस फार्मूला फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। फॉर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट जैसे मैग्निफिकेशन का था, मैग्निफिकेशन का क्या था भाई फॉर्मूला मिरर के लिए? HI अपॉन HO, है ना, ये था इज इक्वल टू -V अपॉन U। तो ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस या कॉनकेव सरफेस में मैग्निफिकेशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। लिख लो, मैग्निफिकेशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो कैसे बनाएंगे हम। ये हमारा ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इधर कुछ मीडियम 1 है और इधर कुछ मीडियम n। मान लिया हमारे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हमें इमेज बनानी। तो ए की इमेज पे यहां पे कहीं पे बनेगी ए डैश। हाँ भाई, बी की इमेज देखो कैसे बनेगी। बी की इमेज, एक रे जाएगी यहां पर, ये तो इंसिडेंट हो गया, इसे जाना चाहिए था सीधे, ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी है ना। ये क्या जाएगी? नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। आगे बात समझ में, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी तो ऑब्जेक्ट ए तो यहां पे होगा ए डैश और बी की इमेज बनेगी यहां बी डैश। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके तो ये जो इमेज होगी ये ए डैश बी डैश होगी। इसकी इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसे अपन। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगी? हमारी हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है क्या बात? इस एंगल को मान लेते हैं हम आर। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, इसे मान लेते हैं हम P इन ट्राइंगल BPA। tan I इज इक्वल टू
बी बी ए बी अपॉन ए बी, बिल्कुल सही बात है। और एंगल बहुत छोटा है तो इसे tan i बराबर sin i लिख सकते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। इन ट्राइंगल बी डैश पी ए डैश, है ना, तो tan r इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी। बात समझ में आई? और इस एंगल को लिख सकते हैं हम r, क्योंकि ये एंगल I और R बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो हम लगा देंगे अब यहां पे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पी। जब लगाएंगे तो ni इंटू साइन आई इक्वल टू nr इंटू साइन। एंगल बहुत छोटा है तो मैं इसे लिख दूंगा साइन आई को i, r को ni इक्वल टू ab अपॉन ap इक्वल टू nr। r की जगह लिख देंगे a डैश b डैश अपॉन a डैश b। क्लियर है क्या बात? अभी देखो, ये तो हो गया ऐसे, मैं इधर की साइड लिखता हूं थोड़ा सा। जो ab है वो है प्लस ho, क्योंकि ऊपर की ओर है। जो a डैश b डैश है ये है माइनस h है। साथ में ये जो ap डिस्टेंस होगी ये होगी माइनस q, और ये a डैश p ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी हमारी प्लस v। इसके अंदर वैल्यू रख देंगे तो ni कैसे रखेंगे? ni ab की जगह प्लस ho, ap की जगह माइनस u, nr a डैश b डैश माइनस hi, a डैश p प्लस p। ये बताओ, ये बात समझ में आई? हाँ भाई, तो जो ni ho अपॉन माइनस u इज इक्वल टू माइनस r hi अपॉन v। आगे क्या बात समझ में? तो बोर्ड पे देखो, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो hi अपॉन ho जो आएगा ni इंटू v nr इंटू u। कॉपी कर लेना यहां तक, तो बोल देना ढंग से। ठीक है, तो हाँ भाई, ये आ गया मैग्निफिकेशन। यही तो होता है मैग्निफिकेशन। मैं इधर लिख देता हूं, देखो ये तो हो गया इमेज डिस्टेंस फार्मूला, या उसके नीचे, इसके नीचे ही लिखना क्या? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो जो m होगा वो hi अपॉन ho के बराबर होगा। इसे हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं v अपॉन nr और u अपॉन ni। क्लियर है क्या बात? ऐसे आप याद रखोगे तो ज्यादा से रहेगा, नहीं तो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं कि ni ऊपर था या nr नीचे था। तो v तो क्या है? v तो इमेज के लिए है,
तो रिफ्रैक्शन सरफेस V अपॉन एन आर अपॉन म्यू अपॉन एन, है ना। और यदि आपको नहीं रखना है तो एन आई अपॉन एन आर V अपॉन यू, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, म्यू अपॉन एन आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। है ना। अब इस फॉर्मूले पे हम सवाल करेंगे। यही है बेटा बेसिक फॉर्मूला एंड वी विल अप्लाई इन डिफरेंट क्वेश्चंस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, यहां तक कॉपी कर लो फटाफट। इसे हटा देता हूं यहां से, है ना। तो ये भी साफ कर दूंगा। जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ये गोलीय सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस ऐसे होगी यू करके, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं पे, है ना। पता नहीं हमें कितना है। जो इसका रेडियस दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर है। और यहां पर ये तो एयर है और यहां पे मीडियम है ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2, है ना। तो आपको क्या करना है, यहां पर एक 90 सेंटीमीटर की दूरी पर इससे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ ए स्फेरिकल बाउंड्री ऑफ रेडियस 30 centimeter divide two medium as shown in figure, find the distance and position, find the position of image, find size and position of object AB if h is equal to, इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है भाई, h इक्वल टू 2 मिलीमीटर सेकेंड। एग्जैक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। 2 मिलीमीटर में एक बार ऑब्जेक्ट की हाइट, एक बार ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर बात तो एक ही है। हाँ भाई, कॉपी कर लिया सौजन्या? हाँ सर। तो अब देखो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, एन आर अपॉन बी एन आई अपॉन यू एन आर माइनस एन आई अपॉन आर। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। तो इससे हम देखो एन आई तो ये मीडियम होगा जहां से रेज जो है आएगी, तो आई तो ये हो गया और आर ये हो गया। अब इसमें हमें, जैसे हमारे पास
मिरर के लिए एक हमने टेक्निक बना ली थी कि यदि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज यहां बनेगी, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज यहां बनेगी, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी। ऐसी टेक्निक इसके लिए वैलिड नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। क्लियर है क्या बात? कैलकुलेशन करने के बाद जो डेटा आएगा उसके हिसाब से इमेज की साइज और पोजीशन ही डिसाइड हो पाएगी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो यही है, बस आप इसे फॉर्मूले के द्वारा सही सही कैलकुलेशन से सॉल्व करो। क्लियर है क्या बात? तो देखो, हाँ भाई, ये तो इंसिडेंट मीडियम हो गया। इंसिडेंट मीडियम क्या है? एयर। एनआर की वैल्यू है 3/2 और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर की ओर है, तो U की वैल्यू होगी -90 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? तो V की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू बता सकते हो इसमें कितनी आएगी? +30 या -30? सौजन्या R की वैल्यू +30 या -30? R प्लस आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये सेंटर इधर है और P से नापना है तो इधर है, लाइट इधर से आ रही है तो इधर ही है। तो जो R की वैल्यू होगी +30 होगी। वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो। ये आ गया U = +270 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, है ना? तो U आ गया है। तो इसका मतलब अच्छा, अरे हाइट ऑफ इमेज भी हम बता देते हैं। तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो HI/HO, फॉर्मूला क्या होता है? V/NR और U/NI। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आप अपने आप भी रख सकते हैं याद, है ना, कि NI/NR V/U 1/3/2, V की जगह +270, U की जगह -90। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 9 या 27 -2 सेंटीमीटर। दिस इज द मैग्निफिकेशन। माइनस m = -2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? तो m का मतलब होता है HI/HO। क्लियर है? तो फर्स्ट केस में HO है +2 मिलीमीटर, तो HI जो होगा HI/HO = -2, यानी कि HI की वैल्यू -2 × HO कितना जाएगा? -2 × 2 -4 मिलीमीटर, है ना? ये आ जाएगा। चलो मिलीमीटर में लिखो या सेंटीमीटर में लिखो, बात तो एक ही है, कोई इसमें ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। तो देखो इसकी इमेज कैसे बनेगी। यहां पर है ये ऑब्जेक्ट और एक रे ऐसे जाएगी, देखो ध्यान से, रे डायग्राम। ये एयर है, ये ग्लास है मान लेते हैं, ये मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल तो ये हो गया, है ना? तो किरण कैसे जानी चाहिए थी?
रे जानी चाहिए थी सीधी, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सही है क्या बात? एक तो ये हो गया, और एक ऐसे जानी चाहिए थी, और ये भी क्या होगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ ऐसे करके, जहां पर मिलेंगे, है ना। तो ये 90 सेंटीमीटर 270 सेंटीमीटर होगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसे और ऐसे कर लेता हूं, है ना, यू करके। एक मिनट, सॉरी, ये 4 मिलीमीटर है ना, तो 4 मिलीमीटर का मतलब है ये 2 मिलीमीटर तो ऐसे थी, तो ये बड़ी बनेगी, तो बड़ी बनेगी तो आप इसे ऐसे बनाओगे, ऐसे। सही है, अपने हिसाब से आपको ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा स्फेरिकल मिरर के, स्फेरिकल सरफेस के लिए। ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये जो डिस्टेंस होगी 270 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऐसे है। अब सेकंड केस के लिए फोर सेंटीमीटर है ना, 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, और ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सिस के नीचे हो। एक ठीक है भाई। तो ऐसे आप रे डायग्राम वगैरह बना सकते हो इसके स्फेरिकल मिरर के, इससे ही लेंस भी स्टार्ट होगा, है ना। इसके सवाल अच्छे रहते हैं काफी, स्फेरिकल सरफेस के क्वेश्चंस। अब देखो, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां पर ये जल है, ये वाटर है, क्या है ये? वाटर। ये वाटर है, और वाटर में एक ग्लास रोड रखी है, ये रहा, और इसका जो एंड है ये स्फेरिकल है। ये क्या है भाई? वाटर। ये है ग्लास रॉड, और ये है पोल, है ना, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई? और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और जो ग्लास रॉड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इतना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 90 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या बात? तो एक मिनट तो आउट ऑफ फोकस हो जाता है, तो इस वजह से है ना। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पर, है ना, ऑब्जेक्ट।
तो आपको इसकी इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है बात? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इन द फिगर, in the given figure a convex surface of radius 90 centimeter divides water and glass rod। चलो ग्लास रॉड लिख दो, जैसे लिख दो। फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O in the other medium, निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे बताओ? अरे इसमें से देखो, इधर से ही लिख देता हूं मैं, छोटा सा चित्र बनाना। ये है ऑब्जेक्ट से इमेज यहां चलेगी, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगी आपको नहीं पता, है ना? आपको ये कैलकुलेशन से नहीं पता लगेगा, लेकिन हाँ ये पता है ये ni है और ये r है। तो ni जो है 4/3 है, nr ये 3/2 है, u की वैल्यू -60 और r की वैल्यू जो होगी वो होगी +90 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला nr/v ni/u nr - ni/r। कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करें? देखना जरा एक बार, इतना ही आंसर आ रहा है। है ना? तो इसका आगे रे डायग्राम बना सकते हो आप। रे डायग्राम कैसे बनेगा आगे बनाना है ये।
ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो, ये है नॉर्मल, है ना। अब ये देखो, इसे क्या किरण को सीधे जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था इसे, सीधे। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर बना लो उधर बना लो, बात तो एक, सीधे जाना चाहिए था। अब ये है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है 3/2 1.5। ये बताओ, ये रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में? The ray is going from rarer to denser medium. ये rarer है इधर की साइड, और ये डेंसर मीडियम है ना। तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, और झुकेगी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी झुकेगी। ध्यान से देखो, क्योंकि वी आई एम नेगेटिव, यदि ऑब्जेक्ट इधर है तो इसकी इमेज यहां पर है। कितनी दूरी पर है इमेज? 162 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो देखो ऐसे, क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो ये बताओ, ये इमेज पिछले वाले क्वेश्चन में तो यहां पे ऑब्जेक्ट था, यहां इमेज बनी, यहां ऑब्जेक्ट था और यहां पे इमेज बनी। जैसे अच्छा वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं था, वो तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसकी इमेज रियल बनी थी। ये बताओ, ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? बताओ बेटा, ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है, रियल नहीं है। अरे ये देखो, वर्चुअल इमेज के लिए जो दो रेज ऑफ लाइट हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तब रियल इमेज बनती है। ये तो क्या होगा, यहां से जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, क्लियर है क्या बात? यू, और ये यहां पे मिलेगी बढ़ाते हुए पीछे, समझे? यू करके है, देखो ये कि यहां से ऐसे मिलेंगी यू, यहां से ऐसे यू करके, और ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट होगा यू, ऑब्जेक्ट होगा ऐसे, ये है ऑब्जेक्ट, ये इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज है। अगर जो मान लिया B जो है वो पॉजिटिव आता, पॉजिटिव, तो B का पॉजिटिव का मतलब ये था कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज ये यहां पे होती, यहां पे ये रियल इमेज है, जहां पर दो लाइन, टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, और जहां पर अपीयर टू इंटरसेक्ट at this point these two rays appear to intersect। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। क्लियर है क्या बात? ये कैसी इमेज है? रियल इमेज। ये तो रियल और वर्चुअल की डेफिनेशन ये होती है। क्लियर है क्या बात बेटा? जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर।
ठीक है भाई। अच्छा, सेम क्वेश्चन में अब देखो, अब तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इमेज जो ये रेज है ये पैरेलल हो जाए ऐसे करके। तो आप मेरे को बता सकते हो सेम क्वेश्चन में, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इसका, ये तो दे दिया NW कितना 4.3, ये ग्लास है 1.5 या 3/2, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमें डिस्टेंस x निकालनी है, सो दैट ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल सो दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे बिकम्स पैरेलल। क्लियर है क्या बात? फाइंड डिस्टेंस x फ्रॉम पोल where an object should be placed so that after refraction light rays becomes parallel। क्लियर है क्या बात? becomes parallel या object image is formed at infinite, you can say also। तो निकालना है अपने को। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है NR/V NI/U NR-NI/R, NR-NI ऐसे याद रखते हैं। तो ये बताओ, U तो हो गया इसमें -x, अगर जो इनफाइनाइट पे बनती है तो V की वैल्यू कितनी लूंगा सोचने में? हेलो, कितनी लेंगे बेटा V की वैल्यू? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको। मैं ये कह रहा हूं कि इधर से जाएगी रे, ये होगा ना ये, तो जो V होगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, समझे ना। और R की वैल्यू कितनी थी? R की वैल्यू 90 सेंटीमीटर, ना जितनी भी थी, चलो मान लिया, या 90 सेंटीमीटर लिख लो आप, प्लस 90 सेंटीमीटर। तो NR तो कितना है? 3/2 माइनस इंफिनिटी। NI कितना है? 4/3 माइनस x। NR माइनस NI अपॉन 90। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 नीम 54 और 3 तिया 9 माइनस 8, 1/500। ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4/3x 150। तो जो x की वैल्यू होगी 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24
1872 सेंटीमीटर। तो कहां पे रखना पड़ेगा? तो हमें इस ऑब्जेक्ट को काफी दूर रखना पड़ेगा। काफी जब हम दूर रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो ये जो रेज होंगी, रेज ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यू करके, ये पैरेलल हो जाएंगी लाइक दिस। बस 720 है ना, तो दूसरी साइड पे होगा। नहीं 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 नहीं, तो x तो मैंने डिस्टेंस मानी थी ना। अच्छा ओ अभी हाँ, x इज डिस्टेंस,